हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज सुपर फाइन एंड सुपर रॉकिंग। सीए दर्शन एंड दिस साइड एजुकेटर फॉर सीए इंटर एफएमएसएम। एंड दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए बहुत शानदार सीरीज कॉन्सेप्ट कल्चर, जहां हर वेडनेसडे वी आर गोइंग टू पिक ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसको डिस्कस करेंगे इन जस्ट 10 to 12 मिनट्स। एंड टू स्टार्ट अवर सीरीज कॉन्सेप्ट कल्चर, our first concept will be profitability statement. The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है guys? The fact is नाम में ही सब कुछ रखा है। Because what is the name of our concept number 1? It's profitability statement. नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि this is a statement which is going to deal with the profitability of the organization. आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, इसका पर्पस क्या होता है बनाने के लिए, एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन द शो। तो दोस्तों, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जहां पर हम सारे फैक्टर्स देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के एंड वी अराइव एट द ईपीएस। सो दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है इट स्टार्ट विथ सेल्स, कितने यूनिट्स हम लोगों ने सेल किए हैं, उसमें से लेस हम लोग कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जितने यूनिट्स बेचेंगे उसी पर लगेगा वेरिएबल कॉस्ट। उससे हमको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। उसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप अगर आपके 100% कैपेसिटी तक जितने भी यूनिट्स बनाते हैं, आप 0 बनाओ या 100% कैपेसिटी आप यूटिलाइज करो, ये कॉस्ट जो होगा इट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स। ये आपका फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है। ना कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे हमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट? प्रॉफिट which is earned through the operating activities of the business. For example, I am a dealer in gold. तो गोल्ड बेचकर कितने पैसे आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट मुझे आ रहा है, यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग इंटरेस्ट लेस कर देंगे। मान लो हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे या हमने लोन अवेल किया होगा बैंक से, उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। वी विल गेट अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑल्सो नोन एज ईबीटी। फिर इसमें से हम लोग टैक्स का जो भी हमारा परसेंटेज होगा वो रिड्यूस करेंगे, हमको मिल जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एंड इफ वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर, हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस कर देंगे और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दोस्तों, इट इज नोन एज EAES, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये पूरा जो प्रॉफिट आता है इस पर किसका हक होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से एंड गाइस हमको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। पर शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? तो दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज माय EBIT, लेस इंटरेस्ट इज माय EBT, लेस टैक्स इज माय EAT, less preference dividend is my EAES, divided by number of equity shares gives me earning per share, that is profit per share. ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों चेक करेंगे। नंबर 1, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिप्रिसिएशन अगर होता है तो ये कहाँ आएगा? तो दोस्तों, डिप्रिसिएशन ऑलवेज कम्स अंडर फिक्स कॉस्ट। मान लो क्वेश्चन में दिया गया डिप्रिसिएशन, सर मैं इसको कहाँ डालूं? तो आपको उसको फिक्स कॉस्ट में कंसीडर करना है। नंबर 2, इट ओनली शोज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज इट एक्सक्लूड्स नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं आएंगे। नाउ व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स? मान लो दोस्तों मैं गोल्ड डीलर हूं और मैंने मेरा कोई असेट बेच दिया। असेट बेचना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? जी नहीं। तो यहां पर आएगा क्या? नो। नेक्स्ट, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू नेट प्रॉफिट शोन बाय बुक्स। सर हमेशा तो हमको जो नेट प्रॉफिट निकालना होता है हम लोग टी फॉर्म में निकालते हैं, पीएल अकाउंट बना के निकालते हैं। तो सर पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है और यहां पर जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स में बोलूंगा, बिफोर टैक्स का जो अर्निंग मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है?
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग पीएल बनाते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों लेते हैं। वहां पर मेरे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो वेरिएबल और फिक्स नहीं होते हैं, वो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। जबकि यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट आता है वो आता है या तो वेरिएबल कॉस्ट, या तो फिक्स कॉस्ट, या तो इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई कहता है कि ईबीटी और नेट प्रॉफिट हमेशा सेम रहेगा तो इट्स रॉन्ग। सेम हो सकता है बट नॉट 100%, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं आता है, जबकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं एज पर बुक्स उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, तो सर ये यूज कहाँ होता है? दिस इज यूजफुल फॉर मार्जिन एनालिसिस, कि कितना हम लोग कमाने वाले, कितना हमारा अर्निंग पर शेयर होने वाला है। ब्रेक इवन एनालिसिस, कितने यूनिट्स हम लोग बेचते हैं तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे। तो सारे जो फ्यूचर के मेरे एनालिसिस होते हैं उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बजटिंग, व्हाट इज बजटिंग? फ्यूचर एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट करना, उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टर डेक्स, व्हाट इज इन्वेस्टर डेक्स? कि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, मुझे अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, लाइक इन शार्क टैंक इंडिया, जहां पर कंटेस्टेंट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में क्या हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोई भी हमको डिसीजंस लेने हैं तो वी टेक दैट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। Now let's discuss what is the importance of this profitability statement from viewpoint of examination. तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेवरेज एनालिसिस। मान लो अगर आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ में आ गया, 80% लिवरेज एनालिसिस के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वेरी मच हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल द लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। ईपीएस का यूटिलिटी कौन से चैप्टर में होने वाला है? लेवरेज एनालिसिस में भी हो सकता है और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी होगा। हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रेशियोज, यस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दोस्तों आप बहुत सारे रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपको रेशियो एनालिसिस टॉपिक में काम आएगा। एंड गाइस दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज आल्सो रेलेवेंट to solve the questions on the topics like dividend decisions and capital budgeting। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट you need to know this concept of profitability statement, very very important। ठीक है, I hope everyone got this, what is profitability statement। now profitability statement से related आपके कोई भी doubts होंगे तो you can put that doubts in comment box, our team and me personally will go through that particular comment and try to answer it as soon as possible। तो ये था दोस्तों एपिसोड नंबर 1 ऑफ कॉन्सेप्ट कल्चर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आऊंगा नेक्स्ट वीक लेकर एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, जहां पर पूरी तरीके से उस कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स। सी यू अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।